Do organisms differ from non-living? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? पहली, सेल एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज के बने होते हैं? सेल के। सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर भी फॉर्म करते हैं और फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, राइट? तो चाहे हम बैक्टीरिया की, फंजाई की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, दे आर फॉर्म्ड ऑफ cell as basic unit of life. Cells are the basic structure and unit of life in all the living organisms. This is the very मैम first आवाज point, नहीं आ रही, very क्लियर basic characteristic. मैम आवाज नहीं आ कट रही? रही है आपकी। मैम आवाज कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं आवाज आ कट रही है मैम। ऐसा करती हूँ, रुको, फिर मैं ना पोजीशन चेंज करती हूँ। चल बच्चे, हम वहां पे ए ब्लॉक में चलते हैं, आई गेस वहां पे थोड़ा सा बेटर होगा। ओके मैम। फिर तुम्हें वेट करना पड़ेगा 2 मिनट्स और, ठीक है? वेट करो, आई चेंज माय पोजीशन। ओके मैम।
morning. Now am I audible बच्चों? Yes, ma'am. अब सही? Yes, ma'am. चलो अब अच्छे Yes, से ma'am. पढ़ते हैं. आप भी अपने फोन पे स्क्रीन खोलो. उधर थोड़ा सा. तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग ने करा था बायो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना. इसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने करा सेल एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो किस चीज का बना होता है? सेल का. सेल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो, सेल्स हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और सेल के अंदर ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे फंक्शंस होते हैं. फंक्शंस भी परफॉर्म करता है सेल और स्ट्रक्चर भी फॉर्म करता है. सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life in all the living organisms. This is the first characteristic. दूसरी है definite form and size. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट फॉर्म होता है और साइज होता है. अब हम लोग ह्यूमंस की बात करें, हम देखने में कितने डिफरेंट लगते हैं, लेकिन हाँ दूर से भी देख के कोई रिकॉग्नाइज कर लेगा ये एक ह्यूमन है, या ये एक इंसेक्ट है, या ये एक प्लांट है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक डेफिनेट फॉर्म और साइज होता है विद इन सर्टेन वेरिएशन लिमिट, विद इन सर्टेन लिमिट्स, विद इन सर्टेन वेरिएशंस. ठीक है. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ डेफिनेट फॉर्म एंड साइज. तीसरा है मेटाबॉलिज्म. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती है, जैसे कि रेस्पिरेशन, जैसे कि डाइजेशन एक्सेट्रा. राइट. तो जितनी भी रिएक्शंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं उन सब को मिला के हम बोलते हैं, हम टर्म यूज करते हैं मेटाबॉलिज्म या फिर metabolic reactions. So the sum total of all the reactions that take place inside a living organism is called as metabolism. तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने के लिए उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं. सारी केमिकल रिएक्शंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही हैं उन सबको मिला के हम क्या टर्म यूज करेंगे? मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस. जो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं या फिर मेटाबॉलिज्म है, ये दो तरह की होती हैं, दो कैटेगरीज होती है. एक होती है कैटाबॉलिज्म, मतलब जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन या कैटाबॉलिज्म. जैसे कि जब प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करेगा तो ये किस तरह की रिएक्शन है? कैटाबॉलिक रिएक्शन या कैटाबॉलिज्म. दूसरी कैटेगरी है एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शन. जब सिंपलर कंपाउंड्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाएं, इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलेंगे एनाबॉलिक रिएक्शंस या एनाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म क्या हुआ? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म. सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस इज मेटाबॉलिज्म. तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस हर टाइम पे चल रही हैं, तभी वो जी पा रहा है. वो केमिकल रिएक्शंस के सम को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म. तो हर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक और कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है वो? मेटाबॉलिज्म. क्लियर हुआ इतना कि नहीं? Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट Yes, कैरेक्टरिस्टिक है न्यूट्रिशन. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है न्यूट्रिशन. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स चाहिए. क्यों चाहिए? क्योंकि उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. जितनी एक्टिविटी सेल के अंदर चल रही हैं, सारे प्रोसेसेस को चलाने के लिए एनर्जी का एक्सपेंडिचर करना पड़ता है. और एनर्जी कहाँ से आती है? न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करके आती है. और न्यूट्रिएंट्स के कारण ही ग्रोथ भी होती है ऑर्गेनिज्म की. ठीक है. तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी, फॉर डिराइविंग एनर्जी एज वेल एज फॉर ग्रोथ. ठीक है. तो न्यूट्रिशन इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन. व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का मतलब है एनर्जी डिराइव करना फूड से. The process by which energy is released from the food is called as respiration. ठीक है. अब जो रेस्पिरेशन है ये एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है.
यानी कि फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है, एब्सेंस में भी हो सकती है। अगर हम हायर एनिमल्स और प्लांट्स की बात करें तो उनमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जैसे कि हम बात करें अपने अंदर तो ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर, यानी कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन थे वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं 6 CO2 में जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, तो ग्लूकोज जो यूज होगा वो CO2 में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो या तो मिथेनॉल में या इथेनॉल में या एसिटिक एसिड में, क्योंकि ऑक्सीजन कमी है ना, तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कुछ यीस्ट ऐसे होते हैं जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, राइट। हम लोग के अंदर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि फूड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है टू रिलीज एनर्जी। इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम। नेक्स्ट है Yes, ग्रोथ ma'am. एंड डेवलपमेंट। हाँ जी, नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब है irreversible increase in the size and mass of organism. Suppose कोई पर्सन है जो वे करता है सपोज 60 kgs, ठीक है, अगर वो सपोज जिम मैम जाना शुरू कर दे। हाँ जी, मैम जो वो रेस्पिरेशन में बताए थे आपने, एरोबिक एनारोबिक, उसमें जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन वहाँ पे कैटलिस्ट एज अ यूज होता है कि एक कम उसकी तरह सब्सटेंस की तरह यूज होता है जो रिएक्शन में नहीं, पार्टिसिपेट कैटलिस्ट की तरह नहीं होता यूज। करता है? ओके मैम। कैटलिस्ट वहां पे अलग होते हैं हर, क्योंकि रेस्पिरेशन ना बच्चों एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे पाथवेज होते हैं और हर पाथवे में बहुत सारी सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं रेस्पिरेशन में, राइट। तो हर स्टेप में हर रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटलिस्ट होते हैं। तो मैम ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज की नॉट द प्रेजेंस का क्या कैटलिस्ट। मतलब है इसमें फिर? किसका? ऑक्सीजन की प्रेजेंस का क्या मतलब है इसमें एग्जैक्ट? ऑक्सीजन की प्रेजेंस का मतलब है कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीजन यूज होगा फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, नॉट एज अ कैटलिस्ट, ओके। राइट। कैटलिस्ट अलग होते हैं, एंजाइम्स अलग होते हैं, राइट। एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, ओके। हाँ जी, ठीक है। यस ऑक्सीजन एज अ सबस्ट्रेट यूज होगा, मतलब कि सबस्ट्रेट जैसे ग्लूकोज है तो उसके यस मैम, ऑक्सीडेशन के लिए यही पूछ यूज रहा होगा। था मैम मैं कि एज अ यस सब्सट्रेट यस, यूज होगा कि कैटलिस्ट? ओके ओके। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको बता रही थी, सपोज किसी पर्सन का वेट 60 kgs है, उसने जिम जाना शुरू किया, वर्कआउट करना शुरू किया, सपोज वेट हो गया रिड्यूस होके 50, तो क्या ये डी ग्रोथ हुई? नहीं, ये डी ग्रोथ नहीं हुई। तो ग्रोथ का मतलब क्या है एक्चुअली? ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन द साइज एंड मास विच इज परमानेंट। irreversible is the key word here, कि ऐसा इंक्रीज इन मास या साइज जो अब रिवर्स नहीं हो सकता। यानी कि कोई पर्सन अगर मान लो वर्कआउट भी कर रहा है, 60 से रिड्यूस होके उसका वेट या मास 30 kgs तो नहीं हो सकता ना, इतना रिड्यूस तो नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ उसके साइज में या फिर हाइट में या फिर irreversible change या increase in the size and mass is called as growth, right? तो every organism shows growth, चाहे हम एनिमल्स हैं, चाहे कोई प्लांट्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं। ग्रोथ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ग्रोथ दो तरह से हो सकती है ना। अगर तो मैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म सेल्स का बना हुआ है, हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हो, सिंगल सेल का बना हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म मल्टीपल सेल्स का बना हो। जैसे हम एनिमल्स बहुत सारे सेल के बने हुए हैं, हम ह्यूमंस बहुत सारे सेल के बने हैं, सिमिलरली प्लांट्स भी मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जितने भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं, उनमें दो मोड से ग्रोथ हो सकती है। कौन से दो मोड से? बाय इंक्रीज इन द साइज ऑफ द इंडिविजुअल सेल एंड आल्सो बाय इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल। ग्रोथ कैसे होगी? या तो जो अलग अलग सेल्स हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाए, प्लस सेल का नंबर इंक्रीज हो जाए, सेल का नंबर इंक्रीज हो जाए, दो चीजें हो सकती हैं।
लेकिन जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, उनमें ग्रोथ सिर्फ एक ही तरह से हो सकती है, बाय इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, क्योंकि नंबर तो सेल का क्या रहना है, एक ही रहना है, एक ही सेल के बने हुए हैं, तो ग्रोथ सिर्फ किस तरह से हो सकती है, बाय इंक्रीज इन द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में दो तरह से, बाय इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल एज वेल एज बाय इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स। इज इट क्लियर टू यू? है ना बच्चों, आपको हो गया क्लियर? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। अब एक बात और ध्यान रखनी है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक डायनेमिक सिस्टम है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स विद द सराउंडिंग्स, with the environment is also one of the characteristic of living organism, right? हमारे अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स आते हैं, हम कुछ इनटेक करते हैं सराउंडिंग से, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज वेरी क्रूशियल फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन इटसेल्फ। बिना एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के वी कैन नॉट सर्वाइव। अगर न्यूट्रिएंट्स ही हमारे अंदर नहीं आएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, हम सरवाइव नहीं कर सकते, कितने दिन जी लेंगे। या फिर वेस्ट प्रोडक्ट अगर हमारे अंदर से एक्सक्रीट नहीं हो रहे, सराउंडिंग्स में नहीं जा रहे, तो हमारे अंदर एक्यूमुलेट होके वेस्ट प्रोडक्ट भी क्या बन जाएंगे, टॉक्सिक बन जाएंगे, उससे भी हमारी डेथ हो सकती है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक डायनेमिक सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस चल रही हैं, टू सस्टेन इट उन रिएक्शंस के लिए बाहर से न्यूट्रिएंट्स आते हैं और अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सराउंडिंग्स में रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन, ऑलरेडी क्लियर, एक्सक्रीशन का मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी या रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द सेल्स इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। अगर एक्सक्रीशन ना हो, जैसे सपोज ह्यूमंस में अगर बात करें, अगर किडनीज फेल हो जाती हैं तो एक्सक्रीशन नहीं हो पाता प्रॉपरली, है ना, जो वेस्ट है वो फिल्टर आउट नहीं हो पाते ब्लड में से, है ना, तो क्या करानी पड़ती है, तो डायलिसिस कराओ या फिर ट्रांसप्लांट कराओ किडनी का, या फिर बंदे की डेथ हो जाती है अगर ये दोनों काम नहीं करेंगे तो किडनीज आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑर्गन है किडनी, है ना, वो खराब हो जाए तो आपको पता है कितने उसके बुरे रेपरकशंस होते हैं, राइट? तो एक्सक्रीशन जैसे हमारे अंदर इंपॉर्टेंट है, ऐसे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंपॉर्टेंट है। हो सकता है लोअर ऑर्गेनिजम्स में कोई प्रॉपर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ना प्रेजेंट हो, जैसे कि बैक्टीरिया में तो कोई ऑर्गन से नहीं होते, लेकिन इंडिविजुअल सेल के थ्रू, उसके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं किसी रिएक्शंस में, जो बायोकेमिकल रिएक्शन चलती हैं लिविंग सेल्स के अंदर, उन्हें बाहर भेजना, उसे बाहर निकालना सेल से बहुत जरूरी होता है। दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है मूवमेंट। अब प्लांट्स मूव नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एनिमल्स, दे कैन मूव। Some lower animals are also there which cannot move, which are sessile, which are fixed at one place. लेकिन most of the living organisms, they can move from one place to another. Now there is one difference between locomotion and movement. Locomotion मतलब movement from one place to another, यानी कि displacement हो, right? और movement मतलब suppose मैं एक ही जगह बैठ के अपने hands को हिला रही हूँ या wave कर रही हूँ, this is just movement. साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो मूवमेंट और लोकोमोशन थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। अदरवाइज स्पीकिंग मूवमेंट और लोकोमोशन कैन यूज इंटरचेंजेबली, लेकिन इन टर्म्स ऑफ साइंस, इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी हम थोड़ा सा डिफरेंस इसमें कर देते हैं। देन है रिप्रोडक्शन। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी रेस को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक से कितने बन जाते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में। बैक्टीरिया में क्या होती है, बाइनरी फिजन, जब एक पेरेंट सेल दो सेल्स में ब्रेक कर जाता है, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, राइट? ये किस तरह की रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल क्यों बोला, क्योंकि दो तरह के सेक्स इन्वॉल्व्ड नहीं है, कोई गैमीट्स नहीं बने, कोई गैमीट्स का फ्यूजन नहीं हुआ, that is why this is called as asexual reproduction. Sexual reproduction में two type of sexes are involved, two gametes are involved, male gamete and female gamete, they fuse together and form a zygote, right? उसी से फिर बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो रिप्रोडक्शन हो सकता है सेक्सुअल हुआ किसी ऑर्गेनिजम्स में, किसी ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल भी होता है, लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये टेंडेंसी होती है, हर स्पीशीज की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी रेस को कंटिन्यू करें,
उसके लिए दे शुड रिप्रोड्यूस, राइट। मैम कमिंग इसमें ऑन वो टू, कोमा वाला क्वेश्चन आ सकता है, कौन से वाला? कोमा में गया हुआ पर्सन वाला क्वेश्चन? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपके साथ ना क्वेश्चन पेपर भी शेयर किया था लास्ट सेमेस्टर का। आपके ना क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आते हैं, बहुत ही डायरेक्ट। आपको क्या आएगा क्वेश्चन जो मैंने ये दे रखा है ना, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रीजनिंग क्वेश्चंस नहीं आते मोस्टली, आप लोग के मोस्टली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। अगर रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे भी सही तो बहुत ही सिंपल होते हैं, राइट। तो यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो पैटर्न है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपका डायरेक्टली ये वाला आ जाएगा क्वेश्चन कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, 6 या 8 मार्क्स में। तो जितने ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं आपको ये सब मेंशन करने हैं, इनको अंडरलाइन करके 3-4 लाइंस में एक्सप्लेन कर रखा है, करना है, जैसे कि मैंने मैम नोट्स में और कर हो रखा सके है। तो इनको डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले। इफ यू कैन, इफ यू कैन, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा है, ठीक है। अगर आप ड्रॉ कर सकते हो कोई चार्ट वगैरह, वेल एंड गुड, लेकिन थ्योरी तो लिखनी लिखनी है, एक्सप्लेनेशन तो यस लिखनी मैम, ही लिखनी थ्योरी है। तो दैट इज नो रिप्लेसमेंट फॉर डायग्राम, राइट। ओके। हाँ, 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो आप लोग की क्वांटिटी भी मैटर करती है, लेंथ भी मैटर करती है, आपने कितना बड़ा आंसर लिखा है, और क्वालिटी भी मैटर करती है। आई वॉन्ट से कि आपके जैसे बोर्ड में एग्जाम्स होते थे, वहां पे आप टू द पॉइंट आंसर्स लिखते थे, वो यहाँ पे अब नहीं चलेगा। लेट मी टेल यू, 10-10 मार्क्स के, 15-15 मार्क्स के जब क्वेश्चंस आते हैं, तो यू आर सपोज टू राइट 3-4 पेजेस लॉन्ग आंसर। तो जब 6 या 8 मार्क्स का आएगा तो एटलीस्ट 2-2.5 पेजेस का आप लॉन्ग आंसर लिखोगे, राइट। तो इतना आपको करना होता है। तो ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं, ये नहीं कि हमने 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट्स मेंशन करे एंड लीव इट, नो। राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स एंड एक्सप्लेन इट इन 2-3 लाइंस ईच पॉइंट, राइट। उसके बाद आता है मैम आपने अभी ब्रांचेस कहा था ऑफ, कि आपने प्रीवियस सेमेस्टर का पेपर शेयर किया था, तो हमने तो देखा नहीं, इसलिए एक बार व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। मैं दोबारा कर दूंगी, मैं कई ओके बार कर मैम। चुकी हूँ। डू यू रिमेम्बर मैंने करा था स्टार्टिंग में ही किया था, मे बी आप लोग ने ज्वाइन लेट करा होगा या डाउनलोड नहीं किया होगा, आई डोंट नो, लेकिन मैंने शुरू में शेयर किया था। आई विल डू इट अगेन इफ यू वांट। नहीं मैम। ओके, फिर है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब ये क्या क्वेश्चन आ जाता है, दो इट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन कैसे आ जाता है, व्हाट इज बायोलॉजी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज बायोलॉजी, मेंशन इट्स वेरियस ब्रांचेस। तो इसमें आप लोग को क्या करना होता है, सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन दोगे, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज बायोलॉजी, है ना। बायोस का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। तो बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, ऑब्वियसली आप लोग को ऑलरेडी पता है। अब इसकी ब्रांचेस मेंशन करनी है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं बायोलॉजी की, मैं उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती एक पेज में, लेकिन आंसर में लिखने के लिए आप एटलीस्ट 10 प्रिपेयर कर लो अलोंग विद द डेफिनेशंस। जैसे मैंने यहाँ पे जो मेंशन करी हुई हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जूलॉजी, आपको पता है स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एज जूलॉजी। The branch of biology that deals with the study of animals is called as zoology. Then is botany. The branch of biology that deals with the study of Plants. plants is called as botany. What is biochemistry? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिएक्शंस चल रही हैं उनकी स्टडी को, उसके अंदर जो पाथवेज चल रहे हैं उनकी स्टडी को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। सो व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ pathways of chemical reactions that takes place inside living organism, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि हमने सपोज देखना है कि रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन हमने तो बड़ा सिंपल सा पढ़ा हुआ है कि भाई ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस वाटर, ये होता है भाई, प्लस ATP निकल जाता है, ये होता है रेस्पिरेशन। हमने लोअर क्लासेस में यही पढ़ा है। रेस्पिरेशन का मतलब कि फूड से एनर्जी रिलीज होना। जैसे सिंपलेस्ट फूड ग्लूकोज की हम बात करें तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स 6 CO2 प्लस 6 वाटर प्लस ATP, हम यही पढ़ते थे रेस्पिरेशन। लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग रेस्पिरेशन कोई सिंगल स्टेप का प्रोसेस तो है नहीं, उसमें बहुत सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, 4-5 पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं और हर पाथवे में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, राइट। उन पाथवेज को स्टडी करना इज बायोकेमिस्ट्री। भाई रेस्पिरेशन में कौन कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से पाथवेज इन्वॉल्व हैं, दिस इज बायोकेमिस्ट्री,
ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या मैकेनिज्म है, कौन सी रिएक्शंस होती हैं, दिस इज बायोकेमिस्ट्री। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस, जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनकी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना इज बायोकेमिस्ट्री। देन इज एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अंदर के स्ट्रक्चर की स्टडी करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इज एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी का मतलब प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना। ह्यूमन एनाटॉमी मतलब ह्यूमंस के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना। जैसे कि मैं प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं क्या स्टडी करूंगी, जाइलम कैसा होता है, फ्लोएम कैसा होता है, जाइलम फ्लोएम पढ़े हुए हैं ना, जाइलम वाटर को कंडक्ट करते हैं एलिमेंट्स, यस मैम। फ्लोएम Yes, फूड ma'am. को कंडक्ट करते हैं, तो उनकी स्टडी करना प्लांट एनाटॉमी है, राइट। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बिल्कुल एनाटॉमी का उल्टा। मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायो की जिसमें हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे, रूट्स कैसी हैं किसी प्लांट की, स्टेम कैसी है, लीव्स कैसी हैं, फ्रूट्स कैसे हैं, फ्लावर्स कैसे हैं, उसमें कितनी पेटल्स हैं फ्लावर्स में, या रूट्स किस टाइप की हैं, टैप रूट है या किस तरह की रूट है, स्टेम किस तरह की है। तो ये सब स्टडी हम अगर कर रहे हैं प्लांट्स में तो प्लांट मॉर्फोलॉजी ब्रांच में वो इंक्लूड होगा। तो मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। फिर है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। बैक्टीरिया की, फंगस की, प्रोटोजोआ, ये तीनों क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन तीनों की स्टडी हम किस ब्रांच के अंडर करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, इनके स्ट्रक्चर की भी स्टडी करते हैं। ये क्या डिजीजेस कॉज करते हैं उनकी भी स्टडी करते हैं, वो डिजीजेस स्प्रेड कैसे होती हैं वो भी स्टडी करते हैं। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड सारी स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच में करते हैं। देन है आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, लेकिन इसमें हम बेसिकली करते क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जीन्स के साथ, उसके डीएनए के साथ प्ले करते हैं, डीएनए को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करके मतलब कि डीएनए में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए में चेंजेस लाते हैं, या तो थोड़ा डीएनए ऐड कर दिया या थोड़े डीएनए में सब्स्टिट्यूशन कर दिया, मतलब कुछ चेंजेस डीएनए में करते हैं ताकि उसके ट्रेट्स में चेंजेस आ पाए। भाई हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ट्रेट कौन कंट्रोल करता है, डीएनए। हम कैसे दिख रहे हैं, हमारे अंदर कौन से प्रोटीन से, सब कुछ कौन डिसाइड करता है, डीएनए। अगर हम डीएनए में चेंजेस कर देंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चेंजेस आ जाएंगे। जैसे कि स्पाइडरमैन की मूवी आपने देखी थी ना, क्या चेंज हुआ था उसका, डीएनए। डीएनए चेंज हुआ था तभी उसकी कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस आ गए, उसके ट्रेट्स, कुछ एडिशनल ट्रेट्स मिल गए उसको, क्योंकि डीएनए पे, जेनेटिक लेवल पे चेंजेस आए, राइट। तो जीन्स में अगर चेंजेस हम करते हैं, इस, हम इसे बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन्स में चेंजेस करना, जीन्स को मैनिपुलेट करना। और हम क्यों करते हैं जीन्स को मैनिपुलेट, ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ एडिशनल ट्रेट्स आ जाएं या उनके ट्रेट्स कुछ चेंज हो जाएं, ताकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो जाए किसी ना किसी फॉर्म में। ये सब हम किस में करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में। इज इट क्लियर और नॉट? We play with the genetic makeup of the organism so that the living organisms changes its traits, it modifies its traits and then become more beneficial for us. This is done under biotechnology. Is it clear or not? यस मैम। Then है आपका Yes, next ma'am. branch proteomics. प्रोटियोमिक्स का मतलब प्रोटीन्स की स्टडी। हर प्रोटीन बना तो अमीनो एसिड का हुआ है, लेकिन अमीनो एसिड की क्या सीक्वेंस है प्रोटीन के अंदर, उस प्रोटीन का, पर्टिकुलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, वेट, तो मैम प्रोटीन्स वो का स्ट्रक्चर बायोकेमिस्ट्री कैसा में है, क्या कह रहे हो, उसको तो बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए। किसको, प्रोटीन का जो मैम हम स्टडी करते हैं वो बायोकेमिस्ट्री में नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, वो बायोकेमिस्ट्री में हम उसके रिएक्शन से रिलेटेड स्टडी करते हैं, लेकिन प्रोटीन,
प्रोटीन का बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे 3D स्ट्रक्चर क्या है प्रोटीन का, ठीक है, हम बहुत सारी स्टडीज और करते हैं कि प्रोटीन और कौन से प्रोटीन्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडीज। प्रोटीन कौन से और प्रोटीन्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडीज हो गई। या फिर हम प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिटरमिन करते हैं। ये सारी स्टडीज किस में आ जाती हैं, प्रोटियोमिक्स में। प्रोटीन्स की रिएक्शन तो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर है, प्रोटीन्स की और प्रोटीन्स के साथ कैसी इंटरेक्शन है, कोई प्रोटीन दूसरे कौन से प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करता है, ये सारी स्टडीज हम किस में करते हैं, प्रोटियोमिक्स ब्रांच में। इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम। नेक्स्ट है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी मतलब वायरसेस की स्टडी। द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज वायरोलॉजी। अब जो वायरस हैं, इनको हम माइक्रोबायोलॉजी में मोस्टली पढ़ लेते हैं, लेकिन एक सेपरेट ब्रांच बना रखी है वायरोलॉजी, क्योंकि वायरस जो होते हैं ना, दे आर नॉट कंसिडर्ड लिविंग। वायरस जो होते हैं, दे आर द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ना तो प्रॉपर लिविंग है, ना प्रॉपर नॉन लिविंग है। जब वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करेगा, होस्ट के अंदर एंटर करेगा, जैसे कोरोना वायरस का होस्ट हम है, तो अगर किसी ह्यूमन के सेल के अंदर एंटर कर गया, तब तो वो वायरस लिविंग हो जाता है। और जब वो किसी नॉन लिविंग सरफेस पे प्रेजेंट है, लिविंग सेल पे नहीं है प्रेजेंट, तो वो नॉन लिविंग हो जाता है। ना ही वायरस सेल का बना होता है। जैसे मैंने बताया ना, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, वो सेल्स के बने होते हैं। लेकिन जो वायरस है, वो सेल्स के नहीं बने होते, इसलिए हम इन्हें प्रॉपर लिविंग भी कंसीडर नहीं करते। वी कंसीडर देम बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, ना वायरस के अंदर रेस्पिरेशन होता है, ना वायरस के अंदर एक्सक्रीशन होता है। सिर्फ जब वो होस्ट के अंदर आता है, तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। वायरस अपने से अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेता है, थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज बना लेता है जब किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है तो। लेकिन वायरस का स्ट्रक्चर इतना जरूर है कि सेल्स का नहीं बना होता, राइट? कैसा होता है वायरस का स्ट्रक्चर, वो हम यूनिट 3 में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लास्ट जो आपकी ब्रांच यहाँ पे मेंशन है, दैट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करूं, तो मैं क्या पढ़ूंगी, मैं ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ूंगी। मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, उसके क्या फंक्शन है, मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, नर्वस सिस्टम कैसा है, मतलब जितने भी फंक्शंस के लिए मेरे ऑर्गन सिस्टम्स है ना, मैं उनकी स्टडी करूंगी ह्यूमन फिजियोलॉजी में। प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट्स के फंक्शन की स्टडी करूंगी, जैसे कि प्लांट्स के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, उन प्रोसेसेस की स्टडी, उन फंक्शंस की स्टडी इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, राइट? दिस इज फिजियोलॉजी। इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम। अब हम नेक्स्ट एक और टॉपिक कर लेते हैं यहाँ पे, प्रोकैरियोटिक सेल। अब ध्यान से समझना, ठीक है, इसके बाद फिर नहीं होगा टॉपिक, क्योंकि बहुत बार मैंने उस टाइम भी रिपीट किया था। अब मैं तुम्हारे लिए बार बार एनर्जी अगर लगा रही हूँ, तो तुम लोग का भी पूरा पूरा बनता है कि तुम लोग उतनी मेहनत करो जितनी मैं भी कर रही हूँ, राइट? आज आप लोग को ये दोनों टॉपिक्स जो अभी मैंने पहले कराए हैं, यू हैव टू गो थ्रू दीज टॉपिक्स थ्रू नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल कराऊंगी, इसका डायग्राम आप लोग नोटबुक में बनाओगे। क्लियर और ओके नॉट? मैम। अब प्रोकैरियोटिक सेल देखो, ओके मैम। प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पे देखो, सबसे बाहर आपको क्या नजर आ रहा है, 3 लेयर्स नजर आ रही हैं कि नहीं? ऑरेंज, मिडल वाली येलो, इनर मोस्ट इज ग्रीन, नजर आ रही है ना, है ना? 3 एनवलप नजर आ रही हैं, ऑरेंज, मिडल वाली येलो, सबसे अंदर वाली ग्रीन। तो बैक्टीरिया में जो ये आउटर मोस्ट लेयर आपको एनवलप में दिखा रखी है, दिस इज कैप्सूल। इसे क्या बोलते हैं? कैप्सूल। हो सकता है किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल हो सकता है किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल ना हो, किसी किसी बैक्टीरिया में होता है, किसी किसी बैक्टीरिया में नहीं भी होता। जब होगा तो क्या फंक्शन होता है? कैप्सूल ना एक स्टिकी लेयर है,
एक स्टिकी लेयर है जो बैक्टीरिया को डिफरेंट सरफेसेस पे अटैच करने में हेल्प करती है। सपोज हाँ जी, म्यूट योरसेल्फ। Capsule is a sticky layer which helps the bacteria to attach to various surfaces. जैसे सपोज किसी बैक्टीरिया ने किसी ह्यूमन के टीथ पे इंफेक्शन करना है, तो जो वो बैक्टीरिया लगे होते हैं ना, they attach themselves with the help of capsule, right? दूसरा कैप्सूल का एक और फंक्शन होता है। सपोज कोई बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें कैप्सूल है, कोई बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें कैप्सूल एब्सेंट है। वो दोनों बैक्टीरिया सपोज मेरे अंदर एंटर करते हैं तो मेरा इम्यून सिस्टम बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा उनसे फाइट करने के लिए। तो जिस बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल होगा वो ज्यादा सक्षम होगा मेरे इम्यून सिस्टम से बच निकलने के लिए, राइट? और जिनके पास नहीं होगा कैप्सूल वो जल्दी डेड हो जाएंगे हमारे इम्यून सिस्टम से। यानी कि कैप्सूल also helps a bacterium to escape from the host cell's immune system. आ रही है बात समझ? दो फंक्शंस हैं कैप्सूल के। पहली बात तो मैंने ये बताया कि कैप्सूल हो सकता है किसी बैक्टीरिया में हो सकता है किसी बैक्टीरिया में एब्सेंट हो। जब होगा तो दो फंक्शंस हैं। It helps in the attachment of the bacterial cell to various surfaces including the host cells. Second is it helps the bacterial cells to escape from the host cell's immune system. Is it clear or not? हाँ जी, क्लियर? Yes, ma'am. ओके। फिर आपको बीच वाली एक लेयर नजर आ रही है येलो कलर में। ये जो ये येलो कलर की लेयर है ये सेल वॉल है। हर बैक्टीरिया में, हर प्रोकैरियोटिक सेल में आपको सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल की बात कर रही हूँ, हर बैक्टीरियल सेल में आपको ये सेल वॉल जरूर मिलेगी। और बैक्टीरिया में सेल वॉल किस चीज की बनी होती है आप लोग बताओगे? सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। बैक्टीरिया में सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। जैसे प्लांट्स में सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? सेल को शेप प्रोवाइड करना। कोई बैक्टीरिया सर्कुलर मतलब स्फेरिकल शेप का है, कोई रॉड शेप का है, कोई स्पाइरल शेप का है, कोई कोमा शेप का है, उसकी पर्टिकुलर शेप को मेंटेन करके रखना किसका काम है? सेल वॉल का। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की, बैक्टीरिया में। सबसे अंदर वाली लेयर जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो सिलेक्टिवली परमिएबल होने की वजह से ये कुछ चीजों को तो अंदर आने देती है सेल के, कुछ चीजों को रोक लेती है। सिमिलरली सेल के अंदर से बाहर भी कुछ मॉलिक्यूल्स को जाने देती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को नहीं जाने देती। यानी कि इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द सेल। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स from cells outside to inside and from inside to outside. ठीक है, because it is selectively permeable. फिर अंदर जो फ्लूइड फील्ड है क्या है? इसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। जो ये ब्लू कलर का पूरा लाइट सा ब्लू कलर का मैट्रिक्स फील्ड है ना, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ना तो सॉलिड होता है ना प्रॉपर लिक्विड होता है, इट इज जेली लाइक इन कंसिस्टेंसी, इट इज जेली लाइक। और क्योंकि हर रिएक्शन को एक मीडियम चाहिए होता है होने के लिए, राइट? तो ये साइटोप्लाज्म रिएक्शंस के लिए मीडियम बन जाता है। और दूसरा जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर वो इसमें सस्पेंडेड होते हैं साइटोप्लाज्म में, राइट? अब सेल के अंदर आपको यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनेल्स क्या 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 नजर आ रहा है? एक तो आपको नजर आ रहे हैं रेड रेड कलर के डॉट्स छोटे छोटे, क्या है ये? राइबोसोम्स। ये क्या है? राइबोसोम्स। देखो मैंने आपको इससे पहले टॉपिक में आपको बताया था कि हर सेल की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है? प्रोटीन्स। आपको पता है ना, एनर्जी लेने के लिए, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं, और ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? प्रोटीन्स की। तो अब ग्रोथ तो हर सेल को चाहिए, हर सेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है ग्रोथ, राइट? तो ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स चाहिए हर सेल को। प्रोटीन्स बनवाने के लिए जो साइट है किसी भी सेल में वो क्या होती है? राइबोसोम। तो हर सेल में राइबोसोम मिलेंगे ही मिलेंगे।
कोई भी लिविंग सेल है उसमें राइबोसोम्स जरूर मिलेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें भी राइबोसोम्स मिलेंगे, छोटे छोटे राइबोसोम। कैसे होते हैं? 70s टाइप। डिफरेंस बताऊंगी 70s 80s में बाद में, पहले बताया हुआ है क्लास में, लेकिन अभी के लिए राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में जरूर मिलेंगे, यूकैरियोटिक में भी मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक में किस तरह के राइबोसोम्स होते हैं? 70s टाइप। फंक्शन क्या है? जितना भी प्रोटीन बनना है सेल के अंदर वो किस पे बनेगा? राइबोसोम पे बनेगा। राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट बीच में आपको डीएनए नजर आ रहा है, बहुत सारा टेंगल्ड सा थ्रेड्स नजर आ रहे हैं, उलझे उलझे से थ्रेड्स हैं। ये क्या है? डीएनए। हर सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? डीएनए। ऐसा मटेरियल जो नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन होता है, सारी इंफॉर्मेशन लेके जाता है कि नेक्स्ट जनरेशन कैसी बनेगी, वो क्या है? डीएनए है। तो ये जो सेंटर में आपको ब्लू कलर के थ्रेड्स जैसा स्ट्रक्चर दिखा रखा है टेंगल्ड, ये क्या है? डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल में, ये प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में इस डीएनए के अराउंड कोई कवरिंग नहीं है अलग सी, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये नेकेड है, ये साइटोप्लाज्म में नेकेड पड़ा हुआ है, राइट? ऐसे डीएनए को प्रोकैरियोटिक सेल में जो कि नेकेड है, जिसके अराउंड कोई कवरिंग नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे नेकेड डीएनए को प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। यहाँ पे लिखा हुआ है ना न्यूक्लियोइड और ब्रैकेट में डीएनए। तो व्हाट इज न्यूक्लियोइड? इट इज द टर्म गिवन टू द naked DNA of prokaryotes which is not bound by any membrane or any envelope. न्यूक्लियस के अराउंड नहीं है ना, न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ जी, क्लियर? यस मैम। फिर देखो फ्लैजिलम दिखा रखा है यहाँ पे साइड में। सेल को जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करना है तो किसी किसी बैक्टीरिया में जो मोटाइल होते हैं, जो बैक्टीरिया मूव कर सकते हैं, वो कैसे मूव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिलम। उनके अंदर क्या होंगे? फ्लैजिलम। या तो एक होगा या दो होंगे या बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो सिंगुलर में हम बोलते हैं फ्लैजिलम और बहुत सारों को बोलते हैं फ्लैजिला। प्लूरल क्या होता है? फ्लैजिला, राइट? तो फ्लैजिलम इज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, दैट ऑर्गेनल व्हिच हेल्प्स इन द मूवमेंट। क्या है बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेल में? फ्लैजिलम। फिर आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, पाइली, ग्रीन कलर के छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। पाइली पूरे सेल पे स्प्रेड है, पाइली ये ग्रीन ग्रीन है ना। ये पाइली क्या होते हैं? पाइली के दो फंक्शंस होते हैं। एक तो पाइली सेल को अटैच करने में हेल्प करता है, जैसे कैप्सूल का फंक्शन अटैचमेंट में था ना, सिमिलरली पाइली इज आल्सो वन ऑफ द ऑर्गेनल which helps in the attachment of bacterial cell to various surfaces। एक तो ये फंक्शन है। दूसरा, कुछ पाइली जिनको हम बोलते हैं सेक्स पाइली, कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप के पाइली होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेक्स पाइली, वो पाइली दो बैक्टीरियल सेल्स को आपस में जोड़ते हैं, जिससे एक बैक्टीरियम, डोनर बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम जिसे हम बोलते हैं रेसिपिएंट बैक्टीरियम, उसमें डीएनए का थोड़ा सा पोर्शन ट्रांसफर हो जाता है। तो पाइली का स्पेशलाइज्ड टाइप है सेक्स पाइली, जो दो बैक्टीरियल सेल्स को अटैच करेगा, एक ट्यूब बना देगा। ये पाइली क्या बना देगा? दो बैक्टीरियल सेल्स के बीच में ट्यूब। उस ट्यूब के थ्रू एक बैक्टीरिया में से दूसरे बैक्टीरिया में थोड़ा सा पोर्शन ऑफ डीएनए ट्रांसफर हो जाएगा, राइट? इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन, यानी कि जो सेक्स पाइली होते हैं वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट यस क्लियर? मैम। यस मैम। अब ये देखो मीजोजोम, मैंने एक नीचे डायग्राम बनाया है जिसमें लिखा है मीजोजोम। आपको ऊपर वाले ही डायग्राम में जो ग्रीन कलर की लेयर है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ एक फोल्डिंग बना देनी है। आपको दो डायग्राम्स नहीं बनाने हैं ऐसे, जैसे मैंने नोट्स में करके दे रखा है ना, वैसे करना है। उसी वाले ऊपर वाले ही डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में आप मीजोजोम शो करोगे। जो ग्रीन वाली लेयर है उसके अंदर से एक फोल्ड बना दोगे ऐसा, ठीक है, जो डीएनए तक टच करेगा जाके। अब ये मीजोजोम क्या होता है? इट इज फोल्डिंग, इट इज इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है और डीएनए पे जाके टच हो रहा है। मीजोसोम के दो फंक्शंस हैं। जब बैक्टीरिया में फिजन होती है ना, बाइनरी फिजन, एक सेल दो में डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के लिए बीच में एक सेप्टम बनेगी, एक वॉल बनेगी, उस सेल सेप्टम फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। मीजोसोम का एक रोल क्या है, जब सेल डिवाइड करता है तो जो पेरेंट सेल होता है, क्योंकि उसने दो में डिवाइड करना है, बीच में एक सेल वॉल फॉर्म होती है, सेल सेप्टम फॉर्म होती है, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है मीजोसोम। दूसरा जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, जब एक सेल ने दो में डिवाइड करना है तो डीएनए को भी डुप्लीकेट होना पड़ेगा ताकि वो दो सेल्स में इक्वली डिवाइड हो जाए, राइट। तो जब डीएनए डुप्लीकेट होता है, यानी कि जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस में भी मेसोसोम हेल्प करता है। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ क्लियर जी, मैम। यस ओके, ठीक है। तो आज आप लोग का काम है, बिल्कुल रिलीजियसली यू हैव टू फॉलो व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू टू डू एज होमवर्क, ठीक है। आप लोग ने पहले दो टॉपिक्स नोट्स में से जस्ट रीडिंग करनी है, और जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे मैम की बात मान के डायग्राम्स बनाते हैं कॉपी पे, आप लोग इसका डायग्राम बनाओगे प्रोकैरियोटिक सेल का कॉपी पे, एंड यू विल गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन जो मैंने नोट्स में दे रखी है या फिर बुक में से, एक्सप्लेनेशन को पढ़ लोगे और डायग्राम को बनाओगे और सारी लेबलिंग करोगे। इज इट क्लियर? ओके मैम। ओके, लीव योर अटेंडेंस इन द सेक्शन ग्रुप। हाँ जी, मार्क योर अटेंडेंस। आप भी बच्चे